Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. टिकटॉक नाम तो आपने सुना ही होगा। शॉर्ट वीडियो शेयर करने वाला ये प्लेटफॉर्म एक बार फिर से खतरे में है। भारत में नहीं, अमेरिका में। भारत में टिकटॉक पर 2020 में ही बैन लगाया जा चुका है। उस समय इस प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ से अधिक यूजर्स थे। भारत सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देकर इस पर बैन लगाया था। अब अमेरिका में इसका बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी चल रही है। अमेरिका में इसके लगभग 15 करोड़ यूजर्स हैं। आरोप है कि टिकटॉक इन यूजर्स का डेटा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी की सरकार को दे रही है। वन पार्टी सिस्टम वाले चीन में सीसीपी सर्वेसर्वा है। शी जिनपिंग इसी पार्टी के मुखिया के साथ साथ देश के राष्ट्रपति भी हैं। हाल के समय में चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा है। एक धड़े का कहना है कि अमेरिका चीन के साथ चल रहे राजनीतिक झगड़े का बदला उसकी कंपनियों से निकाल रहा है। दूसरा धड़ा कहता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसका उदाहरण 23 मार्च को अमेरिका की संसद कांग्रेस की एक विशेष सुनवाई में दिखाई दिया। इसमें टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाओ ज़ीक्यू को तलब किया गया था। कांग्रेस ने 5 घंटों तक शाओ को बिठाकर पूछताछ की। इस दौरान डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ड्रग्स, मेंटल हेल्थ, प्रोजेक्ट टेक्सास और सीसीपी से संबंधित कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए। शाओ को सवालों से बचते नजर आए। इसके कारण सुनवाई के बीच गहमा गहमी भी हुई। तो आज हम जानेंगे टिकटॉक के सीईओ से पूछताछ क्यों की जा रही है, क्या अमेरिका टिकटॉक पर फुल टाइम बैन लगाने वाला, और एक्सपर्ट से समझेंगे टिकटॉक जैसे ऐप से डर वाजिब है या बस हवा खड़ा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का बुलेटिन दुनियादारी। Your technology is literally leading to death. And we don't want your project. This is a complex topic. Today, all data is Yes, stored yes by or no. default. That's not that complex. Yes or no, do they have access to use your data? ये सीन अमेरिका की संसद कांग्रेस के अंदर हुई एक सुनवाई का है, जहां 23 मार्च को टिकटॉक के सीईओ शाओ ज़ीक्यू को घंटों तक बिठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। दरअसल कांग्रेस ने एक विशेष सुनवाई आयोजित की थी। इसका विषय था टिकटॉक, हाउ कांग्रेस कैन सेफगार्ड अमेरिकन डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑनलाइन हार्म्स। जैसा कि विषय से जाहिर है, इस सुनवाई का फोकस टिकटॉक से जुड़े 2 मुद्दों पर था। नंबर 1, अमेरिकी नागरिकों की डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा कैसे करें। नंबर 2, बच्चों को इंटरनेट के खतरे से कैसे बचाएं। इन दोनों मुद्दों को समझें उससे पहले टिकटॉक का इतिहास और उससे जुड़ी आशंकाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जब कभी टिकटॉक पर बैन लगाने की बात आती है तब सीसीपी का नाम जरूर उठता है। इसकी एक वजह भी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइटडांस। इसको क्लास और स्कूल के अंतर से समझिए। 9वीं या 10वीं की क्लास स्कूल की एक इकाई भर है, इसी तरह टिकटॉक बाइटडांस की एक इकाई है। बाइटडांस की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का चलन बढ़ रहा था। कुछ बरस पहले लॉन्च हुए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। चीन में चांग येमिन और रुबो लियांग नाम के 2 नौजवान इस मार्केट में अपने लिए जगह तलाश रहे थे। वे इंटरनेट की दुनिया पर छा जाने का सपना देखने लगे और इसी कड़ी में उन्होंने बाइटडांस की नींव रखी। उनका पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अगस्त 2012 में। तुआशियो के नाम से इसका मतलब होता है हेडलाइंस। ये न्यूज़ का प्लेटफॉर्म था। जल्द ही उन्हें समझ में आया कि नेक्स्ट बिग थिंग वीडियो है। यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसे सोशल मीडिया की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसी को ध्यान में रखकर सितंबर 2016 में डॉइन बनाया। इसको सिर्फ चीन में लॉन्च किया गया था। इस पर यूजर्स अपनी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर शेयर किया करते थे। धीरे धीरे डॉइन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1 साल के अंदर ही इस पर 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो चुके थे। इसकी सफलता का अंदाज़ा इस बात से समझिए कि हर रोज़ 1 अरब बार इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस प्ले किए जा रहे थे। डॉइन को चीनी मार्केट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखकर बाइटडांस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाया। लेकिन उनके सामने एक समस्या मौजूद थी। दरअसल उससे मिलता जुलता वीडियो शेयरिंग ऐप पहले से ही मार्केट में मौजूद था। उसका नाम था म्यूजिकली। ये भी एक चीनी ऐप था। इसे 2014 में बनाया गया था। म्यूजिकली के साथ टकराव की आशंका के बावजूद बाइटडांस ने हिम्मत दिखाई और डॉइन को ग्लोबल मार्केट में उतार दिया। उन्होंने इसका नाम रखा टिकटॉक। ये बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन उन्हें म्यूजिकली से अच्छी टक्कर मिल रही थी। 2016 में म्यूजिकली के 90 लाख यूजर्स थे। मई 2017 में इसके यूजर्स की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गई।
टिकटॉक की चुनौती बढ़ रही थी। ऐसे में बाइट डांस ने कंपटीशन खत्म करने के लिए म्यूजिकली को ही खरीद लिया। इस डील के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। डील के बाद म्यूजिकली को टिकटॉक में मिला लिया गया। अब टिकटॉक के सामने कोई चुनौती नहीं बची। उसके यूजर तेजी से बढ़ने लगे। केवल 2018 में इस ऐप को 100 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया। अभी तक पूरी दुनिया में टिकटॉक को 2.5 अरब से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। किस देश में कितने यूजर्स हैं टिकटॉक के, ये भी जान लीजिए। अमेरिका में टिकटॉक के यूजर्स की संख्या 11 से 15 करोड़ के बीच बताई जाती है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ के आसपास है। इनमें से आधे लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का। यहाँ लगभग 10 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 22 करोड़ है। ब्राज़ील में 8 करोड़, मैक्सिको और रूस में लगभग 5-5 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। बैन से पहले सबसे ज़्यादा यूजर्स वाला देश भारत था। 2020 में बैन के वक्त भारत में 20 करोड़ यूजर्स टिकटॉक पर थे। टिकटॉक की इस छप्पर फाड़ सफलता की 4 बड़ी वजहें थी। नंबर 1, टिकटॉक उन शुरुआती वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में से था जो छोटे वीडियोस शेयर करने का ऑप्शन देता था। शुरुआत में 15 सेकंड की पाबंदी थी, अब इसे बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। यानी आप कुछ सेकंड से लेकर 10 मिनट तक के वीडियोस शेयर कर सकते हैं। छोटे वीडियोस बनाने के साथ साथ देखना भी लोगों को ज़्यादा पसंद आया। नंबर 2, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स उस समय वीडियोस पर फोकस नहीं कर रहे थे। वहीं यूट्यूब बड़ी वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 3, टिकटॉक आम लोगों की पहुंच में था। इसका इंटरफेस सरल, स्पष्ट और सरस था। इंटरनेट से बहुत ज़्यादा वाकिफ ना होने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। टिकटॉक आम आदमी की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वो आसानी से लोगों के सर्च पैटर्न को ट्रैक करता था और उसी के आधार पर उन्हें रेकमेंड करता था। इतने पसंद किए जाने वाले यूजर्स को बढ़ावा भी दिया गया। टिकटॉक से कई स्टार्स सामने आए जिसने और लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये तो हो गई टिकटॉक की सफलता की कहानी, लेकिन इस सफ़र में सवाल भी खूब उठे। उन्हें कई देशों में बैन भी किया गया। मसलन 2018 में बांग्लादेश सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। कहा कि इस पर पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग से जुड़े वीडियोस शेयर हो रहे हैं। 2020 में बांग्लादेश ने बैन वापस ले लिया। 2018 में ही इंडोनेशिया ने टिकटॉक पर बैन लगाया था। कहा गया कि प्लेटफॉर्म की कई वीडियोस पोर्नोग्राफी और ईश निंदा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि बाद में ये बैन भी हटा लिया गया था। भारत में टिकटॉक पर पहली बार 2019 में बैन लगाया गया था। कारण बताया गया पोर्नोग्राफी और घटिया कंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। टिकटॉक ने मद्रास हाई कोर्ट में बैन हटाने के लिए याचिका दायर की। ये भी कहा कि प्लेटफॉर्म से 60 लाख से ज़्यादा वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। 25 अप्रैल 2019 को ये बैन हटा दिया गया। 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर एक साथ बैन लगा दिया। ये बैन अभी तक नहीं हटा है। मार्च 2023 में फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय यूजर्स का डेटा अभी भी कंपनी के पास है और कंपनी का कोई भी कर्मचारी चाहे तो बहुत आसानी से उसे चुरा भी सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं राइट कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अगर इंडिया जैसी जहाँ पे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्केल बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आप कोई भी आज एक ऐप लॉन्च करते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा है, आपको 10 लाख यूजर्स मिलना बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि वी आर अ कंट्री ऑफ स्केल, राइट। तो अभी जब डेटा ऑलरेडी है और अगर लॉफुली अगर ऐसा कोई लॉ नहीं कहता है कि उसको डेटा डिस्ट्रॉय करना है, तो एक कंपनी क्यों डेटा डिस्ट्रॉय करेगी? बिकॉज आप डेटा माइनिंग करके काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो इसीलिए अगर लॉ नहीं कहता है किसी को डिस्ट्रॉय करना, तो कोई भी कंपनी आज इनके पास वन थिंग विद ऑल दिस सोशल मीडिया कंपनी दे हैव इज डेटा। भारत से अगर अलग बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, बेल्जियम, यूके समेत कई देशों ने अपने यहाँ सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक का इस्तेमाल बैन किया हुआ है या इस्तेमाल ना करने की सलाह जारी की। तालिबान ने 2022 में टिकटॉक और पबजी पर बैन लगा दिया था। कहा था कि इस पर अनैतिक कंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी 2020 में कई मौकों पर टिकटॉक को बैन किया था, लेकिन ये बैन टेम्पररी था। 2022 में चीनी सरकार द्वारा जासूसी के डर से ताइवान ने अपने सरकारी अफसरों के फोन से टिकटॉक बैन कर दिया। आप किसी ऐप के थ्रू जासूसी कर सकते हैं और ये बेसिक हाइजीन की भी बात होती है। अगर आप देखें तो आप जब कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन पे, तो वो बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं, राइट। कि उसको आपके माइक्रोफोन का परमिशन चाहिए, उसको आपके कैमरा का परमिशन चाहिए, उसको आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन चाहिए। तो अगर ये परमिशंस है तो ऐप से स्नूपिंग की जा सकती है। मतलब आप ऐप को यूज़ करके जासूसी कर सकते हैं। बट ये बहुत बेसिक हाइजीन की चीज़ है। एज अ यूज़र आप खुद इसको ऑफ कर सकते हैं। अब इसको ऑफ करने के बाद भी क्या आप यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगी, दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन।
बट ये आजकल ऐप्स अपने प्राइवेसी में खुद लिख के ये आपको बता देती हैं। टिकटॉक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध और मानसिक तौर पर बीमार करने वाले कंटेंट परोसने का आरोप झेलता रहा है। कहा यह भी जाता है बाइट डांस चीन में अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को रेगुलेट करती है, लेकिन दूसरी जगहों पर वो ऐसी कोई निगरानी नहीं रखती। अगर एक कंपनी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है तो उसके पास पूरा इंडिपेंडेंस है कि अगर वो जो बाई लॉ अगर वो कोई भी काम करती है तो वो उस दायरे में रह के वो काम कर सकती है। बट आज ये कंपनीज अगर आप देखें इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज ये खुद की सरकार भी हो सकती है। मैंने एक बार मैं कहीं देख भी रहा था और पढ़ भी रहा था कि जो चाइना में जो चाइनीज टिकटॉक है वो बच्चों को पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं कि आप कोई चीज बना कैसे सकते हैं, आप किसी चीजों इट्स लाइक अ पॉजिटिव वे ऑफ लर्निंग, राइट, आपको सिखा रहे हैं। और वहीं पे जो बाकी सारे कंट्रीज हैं वहां पे आप ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब जिससे कि बच्चे कुछ सीख नहीं सकते हैं। सो यू आर ऑल्सो applying different tactics for different geographies, जहाँ पे कि आप एक कंट्री के जनरेशन को डंप कर रहे हो और ये दूसरे कंट्री के जनरेशन को स्मार्ट कर रहे हो। अब आते हैं टिकटॉक और अमेरिका के बीच मचे घमासान पर, जिसकी वजह से आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका में सबसे पहले टिकटॉक बैन की बात चली। जुलाई 2020 में कहा गया कि चीनी सरकार इससे अमेरिका के नागरिकों का डेटा इस्तेमाल कर रही है। टिकटॉक ने उस वक्त कहा आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि टिकटॉक का डेटा सेंटर चीन में नहीं है। फिर भी बैन की डिबेट तेज हो गई थी। उन दिनों अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी। उन्होंने कहा कि अगर टिकटॉक को अमेरिका में रहना है तो ऐप को किसी अमेरिकन कंपनी को बेचा जाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो 45 दिनों के अंदर उसे बैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि आप मनमाने ढंग से किसी को भी बैन नहीं कर सकते। इस तरह टिकटॉक को राहत मिली। जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तो कहना यही है कि आप अपना एक स्टेक हमें बेच दें, जो कि यूएस पोर्शन है। तो अब क्या हो सकता है ये तो बताना मुश्किल है, बिकॉज एक ब्लैंकेट बैन करना भी कितना इजी है, और बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको सोचनी होंगी कि आप जब पूरा ब्लैंकेट बैन करेंगे, जैसे कि फेडरल फोन्स पे या बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे मैं नेदरलैंड्स में हूँ तो यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट फोन्स पे आप टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। तो जी हाँ, तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आपका गवर्नमेंट फोन है, so you should not be using TikTok on that। So ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे ये बैन स्टार्ट कर दिया है, और इनका ये है कि TikTok इज अ चाइनीज कंपनी ओन्ड बाय अ चाइनीज कंपनी, और उनका जो क्लोजनेस है विद द गवर्नमेंट, सो दैट इज मेकिंग एवरीवन नर्वस। आप जैसे यूरोपियन यूनियन में भी है कि इसका डेटा बाहर नहीं जा सकता। तो अगर आप देखेंगे कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, इनके खुद के डेटा सेंटर्स हैं जो कि यूरोप में हैं। जैसे जर्मनी में इनके डेटा सेंटर्स है, आयरलैंड में इनके डेटा सेंटर्स है। और अगर आप ये किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं जो कि कंपनी यूरोपियन कंपनी है, तो इनका डेटा यूरोपियन बॉर्डर्स के अंदर रहता है। बट अब यही चक्कर है कि आज एक लॉ चाइनीज गवर्नमेंट ने पास किया था कि 2017 में वो लॉ पास किया था, या वो लॉ है, जिससे कि अगर नेशनल इंटरेस्ट पे बात आई तो किसी भी कंपनी को कोई भी डेटा शेयर करना पड़ सकता है। तो डेटा ये क्या यूएस बॉर्डर्स के अंदर रखते हैं? हाँ, रखते होंगे। बट क्या ये डेटा ये कभी यूएस बॉर्डर्स के बाहर लेके नहीं जा सकते? ये जा सकते हैं। फिर अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनी, उन्होंने अपने तरीके में बदलाव लाया। कहा कि हम टिकटॉक को मनमाने ढंग से बैन नहीं करेंगे, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जाहिर था बाइडेन प्रशासन भी टिकटॉक से खुश नहीं था। फिर दिसंबर 2022 को फोर्ब्स में एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया कि टिकटॉक के कुछ कर्मचारियों ने कुछ पत्रकारों को ट्रैक किया है। उन्होंने उनके आईपी एड्रेस भी निकाले हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका में हंगामा मच गया। आनन फानन में फैसला लिया गया कि सरकारी अफसरों के डिवाइसेस से इसे फौरन बैन किया जाए। यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने टिकटॉक को पूरी तरह बैन करने का अप्रूवल दे दिया। अब पूरा फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथों में आ चुका है। इसके जवाब में टिकटॉक ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि बैन करना जल्दबाजी होगी और ये अमेरिकी नागरिकों की आज़ादी के खिलाफ भी होगा। टिकटॉक जैसे ऐप्स डेटा प्राइवेसी के लिहाज से कितने खतरनाक हैं? एक चीज तो हमने सबसे पहले जो बात की थी कि आप जासूसी कर सकते हैं किसी के फोन से, वो तो हैकिंग और जो साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। दूसरी चीज है डेटा। आपके पास आज इतना डेटा है जिससे कि आप पैटर्न्स डिराइव कर सकते हैं, राइट। आप हमने पहले भी हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें 4-5 साल पहले,
तो सोशल मीडिया कंपनीज ने काफी इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया था और उससे हो सकता है। सो अगर आपके पास डेटा है तो आप पैटर्न्स डिराइव कर सकते हैं, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। 23 मार्च 2023 को कंपनी के सीईओ शाओ ज़ीच्यू को अमेरिकन कांग्रेस के सामने पेश किया गया। इस सुनवाई में सांसदों ने शाओ से कई मुश्किल सवाल पूछे। शाओ ने बताने की पूरी कोशिश की कि टिकटॉक का सीसीपी से कोई लेना देना नहीं है, मगर सांसद उससे बहुत सहमत नजर नहीं आए। सुनवाई की झलकियां आप खुद देख लीजिए। All US user data is stored by default in the Oracle Cloud infrastructure, and That's the access to question. that The is question controlled do any by American ByteDance personnel. employees in China, including engineers, currently have access to US data? Congressman, I would appreciate this is a complex topic. Today, all data is Yes, stored yes by or no? default. It's not that complex. Yes or no, do they have access to user data? After Project Texas is done, the answer is no. Today, there is still Yeah, some so you're data that saying we need yes, to delete. but we've heard from already Virginia from the and ranking. Now, I would also like to talk about national security concerns that you have raised, that we take very, very seriously. Let me start by addressing a few misconceptions about ByteDance, of which we are a subsidiary. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. We believe what's needed are clear, transparent rules that apply broadly to all tech companies. Ownership is not at the core of addressing these concerns. Congresswoman, I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided. Well, you know what? I have asked that question. I find that actually preposterous. I have looked in, I have really seen no evidence of this happening. And in order to assure everybody here and all our users, our commitment is to move the data into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. Are you a Chinese company? TikTok is a company that's now headquartered in Singapore and Los Angeles. Okay. We are not available in mainland China. Our users are in other countries around the world. A lot of risks that are pointed out are hypothetical and theoretical risks. I have not seen any evidence. I'm eagerly awaiting discussions where we can talk about evidence and we then can address the concerns that are being raised. Please rename your project. Texas is not the appropriate name. We stand for freedom and transparency, and we don't want your project. But all the countries in the world are saying it's not a private enterprise, it's part of the Chinese Communist Party. What say you, sir, yes or no? Is it part of the Chinese Communist Party, as everybody thinks, or are you still living in some mystical world? I disagree with many So conclusions. you're living in the that mystical report. world. I yield back. अमेरिकी संसद में हुई सुनवाई पर चीन ने क्या कहा? 我们也注意到这个 TikTok 公司的有关表态。我想强调的是，中国政府高度重视并依法保护数据隐私与安全，从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式为中国政府采集或提供位于外国境内的数据、信息和情报。美国政府迄今没有提供任何证据证明 TikTok 威胁美国国家安全，却一再对有关企业做有罪推定和无理打压。我们也注意到，有美国国会议员表示，寻求禁止 TikTok 是仇外的政治迫害。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。 आपने पूरा मसला समझा, एक्सपर्ट की राय भी सुनी, संसद में हुई सुनवाई को भी देखा, चीन की प्रतिक्रिया जानी। अब आप हमें बताइए कि इस मसले पर आपका क्या सोचना है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।